वो है कंट्रोलिंग बिजनेस स्टडीज़ का क्लास 12 का। मीनिंग क्या है कंट्रोलिंग का? कंट्रोलिंग एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम मैनेजमेंट इंश्योर करती है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को वो कंफर्म करे प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ। कंपैरिजन होता है बेसिकली। इसे डिस्कवर क्या होता है? डेविएशन। जो भी आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करते थे उसमें से क्या डेविएशन है। इट ऑल्सो आइडेंटिफाई द रीजंस फॉर डेविएशंस, क्यों हुए ऐसा, एंड सजेस्ट सूटेबल एक्शन ताकि वो रिकरेंस ना हो सके, राइट। और जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आए। दिस इज कंट्रोलिंग। सो ये बेसिकली स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग भी है इसमें। सबसे पहले हम एडवांटेजेस अंडरस्टैंड करेंगे। कंट्रोलिंग के एडवांटेजेस क्या हैं? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है। सो एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ जब हम कंपेयर करते हैं, जो डेविएशंस हैं हम उनमें करेक्टिव एक्शंस लेते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स स्मूथली अचीव हो जाते हैं। एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, कंट्रोलिंग जो है वो हमारे एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स को चेंजिंग एनवायरनमेंट में जज करने में हेल्प करती है। अगर हमें रिवीजन की ज़रूरत है स्टैंडर्ड्स के बिकॉज ऑफ चेंज इन एनवायरनमेंट, सो कंट्रोलिंग हमें हेल्प करती है। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, कंट्रोलिंग जो है वो सीक्स टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। वाई? बिकॉज आप चेंजिंग एनवायरनमेंट में टाइम एंड अगेन चेक करते रहते हो, इसलिए आपके रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट कम होते हैं। एम्प्लॉय मोटिवेशन को इम्प्रूव करता है। सो इट इंश्योर्स एम्प्लॉय अवेयरनेस रिगार्डिंग व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू डू, क्या करना चाहिए, व्हाट आर दी स्टैंडर्ड्स फिक्स्ड, एंड सो ही विल बी मोटिवेटेड टू गिव बेटर परफॉर्मेंस उसकी फिर इसी से आती है। इट इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। सो कंट्रोलिंग जो है वो इंश्योर करती है ऑर्डर, प्रॉपर चीज़ों का ऑर्डर, राइट थिंग्स एट राइट प्लेस, एंड डिसिप्लिन, वन हेड वन बॉस, as there is close watch on the activities of all the employees. Coordination, जो controlling है, it coordinates the activities of different persons and departments. An effective system of control is necessary. Decision making, the process of control is complete when corrective actions are taken. हमेशा कंट्रोलिंग का प्रोसेस तभी कंप्लीट होगा जब आप करेक्टिव एक्शंस लोगे, इफ दे आर नेसेसरी, इफ योर टारगेट्स or your expected results are different from the actual results. Only then the corrective actions need to be taken. It leads to make better decisions in future. इससे जो भी आपके future decisions हैं वो better होंगे। Limitations कंट्रोलिंग की, सबसे पहले लिमिटेशन है कंट्रोलिंग की कि स्टैंडर्ड्स को सेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। हम कह तो देते हैं कि हमने स्टैंडर्ड सेट किए, बट सबसे मुश्किल काम ये है कि हमारा एनवायरनमेंट डायनेमिक है, चेंज हो रहा है बार बार, तो हम कौन से स्टैंडर्ड्स कितने सेट करें, राइट। कंट्रोलिंग इफेक्टिव तभी होगी जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में है, राइट। एंड एम्प्लॉय का मोरल, जॉब सेटिस्फैक्शन, कस्टमर रिस्पॉन्स, इन सबको आप क्वांटिटेटिवली सेट ही नहीं कर सकते स्टैंडर्ड्स। सो दैट इज़ वाई कंट्रोलिंग इज लेस इफेक्टिव। पॉइंट नंबर 2 इज लिटिल कंट्रोल ऑन दी एक्सटर्नल फैक्टर्स। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, हमने बिजनेस एनवायरनमेंट में भी पढ़े थे, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे आपका कंट्रोल ही नहीं होता। SLEPT, स्लेप्ट, सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, इन फैक्टर्स पे आपका कंट्रोल ही नहीं है। सो ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं कर सकती इनको। रेजिस्टेंस फ्रॉम द एम्प्लॉइज, जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं, दे मे अपोज द कंट्रोल मेजर्स टेकन बाय द फर्म बिकॉज दे मे फील इट रिड्यूसेस देयर फ्रीडम। हमेशा जब भी कंट्रोलिंग करते हैं, हम किसी को भी रोकते हैं, उसको लगता है कि उसकी फ्रीडम रुक रही है, जैसे CCTV से, राइट, फ्रीडम ऑफ एम्प्लॉइज रुक रही है। कॉस्टली अफेयर, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस कैन नॉट अफोर्ड टू इंस्टॉल एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि ये सब कॉस्टली होते हैं। प्लानिंग और कंट्रोलिंग में रिलेशनशिप क्या है? सो प्लानिंग लुकिंग फॉरवर्ड, कंट्रोलिंग लुकिंग बैकवर्ड, राइट। सो रिलेशनशिप है इन दोनों में सबसे ज़्यादा। क्या रिलेशनशिप है? एंटायर प्लानिंग प्रोसेस विल टर्न टू बी अ वेस्ट। फ़ायदा नहीं होगा उसका जब तक एडिक्वेट कंट्रोल मेजर्स आप एस्टैब्लिश नहीं करोगे। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल में बी समड अप एज फर्स्ट इंटरडिपेंडेंट एंड इनसेपरेबल। जो भी हमारे रिलेशनशिप्स हैं प्लानिंग और कंट्रोलिंग में वो इंटरडिपेंडेंट है और इनसेपरेबल हैं। विदाउट अ प्लान देर इज़ नथिंग टू कंट्रोल। अगर आपके पास प्लान नहीं है तो आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। प्लानिंग इज़ यूजलेस विदाउट कंट्रोल एंड कंट्रोलिंग इज़ यूजलेस विदाउट अ प्लान। इंटर रिलेटेड है, पहले हमने किया ना इंटरडिपेंडेंट और इनसेपरेबल। इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर अलग अलग नहीं कर सकते, फिर एक दूसरे से रिलेटेड हैं और एक दूसरे को रीइंफोर्स करते। प्लानिंग मेक्स द कंट्रोलिंग ईजियर
and effective. Or controlling reveals the shortcoming of plans and calls for improvement in future. That is why we say it is interrelated and reinforce each other. Planning होती है looking ahead, controlling होती है looking back. ऐसा exactly है क्या? So planning is forward looking function क्योंकि plans are prepared for the future period. Controlling is a post-mortem of previous past activities ताकि हम deviations को ढूंढ पाएं so that it is a backward looking function of the management. However, some people argues कि controlling is forward looking function. It provides the valuable information of the past experiences. ये जो फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है ये फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प करता है. दैट इज वाई दे अज्यूम के कंट्रोलिंग इज ऑल्सो ए फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन. कंट्रोलिंग प्रोसेस, स्टेप्स इन कंट्रोलिंग, राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, सबसे पहला स्टेप होता है कि मेरे को कंट्रोल कैसे करना है, किस चीज का कंट्रोल करना है, राइट. सो सबसे पहले मैं अपने स्टैंडर्ड सेट करूंगा. गोल्स को अचीव करने के लिए स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस को सेट करना बहुत ज़रूरी है. स्टैंडर्ड्स दो तरीके के होते हैं, या तो क्वांटिटेटिव होंगे या क्वालिटेटिव होंगे. नाउ व्हाट आर क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स? क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स का मतलब है स्टैंडर्ड्स मस्ट बी इन कंक्रीट एंड टेंजिबल फॉर्म्स. पक्के नंबर में 50 पर डे, 100 पर डे, 200 per day, 1000 per month, right, which will make evaluation process easy. For example, the profit expected from a particular product, time required for completing a task, cost of production for one unit is rupees 100. Qualitative standards can also be in intangible form. The results expected from a training program, loyalties of workers, improving motivation level of employees, they are the examples for qualitative standards. Measures of actual performance, the second step is to measure the actual performance of the employees or the department. So जब हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया ना, उसके बाद हमें करना होता है कि क्या एम्प्लॉई ने परफॉर्म किया, जितना रिक्वायर्ड था उतना. इट शुड मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस फॉर ईच एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी. उसके बाद हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को यहाँ पे एंड दी स्टैंडर्ड्स को. सो कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड क्या रिवील करता है? ये डेविएशंस एक्चुअल और डिजायर्ड रिजल्ट्स में. जब हमें पता लग गया कि ये कारण है, ये डेविएशंस है, इतना डिस्टेंट अवे हुआ फ्रॉम द टारगेटेड, हम क्या करते हैं? हम उन डेविएशंस को एनालाइज करते हैं. कैसे? Extent of deviations, causes of such deviations are to be found out. It is important to ascertain whether deviations are within the expected range. So deviations in key areas of business require urgent attention. Managers can rely on the following in this regard. इस पे अगर डेविएशन आ गया तो किस तरह से हमें मेजर करना है उसको? सबसे पहला क्रिटिकल पॉइंट मेथड एंड द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. अगर केस स्टडी आएगी तो आपको 90% मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पे ही आएगी केस स्टडी. तो आपको करना क्या है? इसको अच्छी तरह पॉइंट बाय पॉइंट अंडरस्टैंड करना है, इसके मीनिंग को, तभी आप उस केस स्टडी को एक्सप्लेन कर पाओगे. सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट मेथड को अंडरस्टैंड करते हैं. क्रिटिकल पॉइंट मेथड का मतलब है द कंट्रोल मेजर्स शुड बी फोकस्ड ऑन KRAs. KRAs के ऊपर फोकस होना चाहिए. दैट आर क्रिटिकल इन दी सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस पे डिपेंड करता है. दीज KRAs आर दी क्रिटिकल पॉइंट्स. If anything goes wrong at this critical point, the entire organization will suffer. Right? Key result area, क्या क्या आपको डिलीवर करना है, ये आपकी सक्सेस का सबसे पहला रीजन है, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस का सबसे पहला पैरामीटर है. अगर क्रिटिकल पॉइंट पे ही आप बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाए, एनीथिंग गोज रॉन्ग एट दिस क्रिटिकल पॉइंट, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगा. फॉर एग्जाम्पल 5% इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट is a serious matter than 20% increase in postal charges. 5% लेबर कॉस्ट का इंक्रीज होना ज़्यादा सीरियस मैटर है. 20% पोस्टल का होना, चार्जेस का होना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. पोस्टल चार्जेस ज़्यादा शायद आपके नहीं लगते होंगे, लेकिन लेबर कॉस्ट पर मंथ है. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कंट्रोल बाय एक्सेप्शंस. इसका मतलब क्या है? अगर मैं आपको लिटरल भाषा में समझाऊं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में डे टू डे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं. आपको एज अ मैनेजर हर एक एक्टिविटी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना. आप
काम अपना डेलीगेट कर दोगे, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके जूनियर स्टाफ की है। अगर आप हर एक एक्टिविटी पे इसी तरह ध्यान दोगे, उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? उसका सबसे बड़ा नुकसान होगा कि आपका क्या करना है, कैसे करना है, ये सब सोचते रह जाओगे और इम्पॉर्टेंट काम के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। दैट इज़ वाई वी से मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन करना ज़रूरी है। ऑल द डेविएशंस नीड नॉट बी ब्रॉट अंडर द टॉप मैनेजमेंट अटेंशन, राइट। सिर्फ वही डेविएशंस जो एक्सेप्शनली हाई हैं, विच कैन नॉट बी सॉल्व बाय द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, शुड बी रिपोर्टेड टू द टॉप मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल 2% इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट, अगर वो विद इन द परमिसेबल लिमिट है, जस्टिफाइड है, नीड नॉट बी रिपोर्टेड। वेयर एज इफ इट इज फार बियॉन्ड द लिमिट, से 10% इंक्रीज, देन मैनेजमेंट की इमीडिएट प्रायोरिटी होना चाहिए वो। सो टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसर्न विद हाईली एक्सेप्शनल मैटर्स ओनली एंड द रूटीन मैटर्स लोअर लेवल्स ही हैंडल करें, राइट। क्रिटिकल पॉइंट मेथड को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, क्रिटिकल पॉइंट ऐसे पॉइंट जहां पे आपको अब तो डिसीजन लेना बनता है, राइट। और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की मैंने आपको अच्छी तरह एग्जांपल दे दी अभी। बहुत सारे ऐसे काम है जो आप छोड़ सकते हो, दैट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, राइट। क्रिटिकल पॉइंट का अगर मैं लेमैन्स की लैंग्वेज बोलूँ ना, आप घर पे आपने चाय बनती हुई देखी होगी, राइट। जब चाय बनती है, जब वो उस यूटेंसिल से बाहर जब तक नहीं आती तब तक वो चाय ठीक बन रही है। जैसे ही उसमें बॉयल होता है, उबाल आता है, वो उस यूटेंसिल से बाहर आने लगती है तो आप गैस बंद कर देते हो। दैट इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, राइट। ये मैंने लेमैन्स लैंग्वेज में समझाया है। सो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको एक्शन लेना बनता है। टिल दैट बॉयल, जब तक वो उबाल, जब तक वो उस यूटेंसिल से, चाय वाले बर्तन से बाहर नहीं आता, तब तक आप नॉर्मल रहते हो। लेकिन जैसे ही वो बाहर आने लगता है, यानी कि एक लिमिट को क्रॉस करता है, आप गैस बंद कर देते हो। दिस इज क्रिटिकल पॉइंट मैथड एंड द एग्जाम्पल विच वॉज गिवन फॉर कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। हर एक चीज़ पे ध्यान नहीं देना, मेन चीज़ों पे। टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, आपको जब पता लग गया कि ये प्रॉब्लम्स हैं, तब आपको करेक्टिव एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। जैसे ही डेविएशन रिपोर्ट हुए, ये एग्जेक्टिव्स की ड्यूटी है कि वो स्टेप्स लें उसको करेक्ट करने के, पास्ट एक्शंस को, ताकि डेविएशंस दोबारा ना हो, प्लान्स प्रॉपरली हम एग्जीक्यूट कर पाएँ। इफ़ देयर इज़ नो डेविएशन और इफ द डेविएशन इज विद इन द परमिशन लिमिट, सिचुएशन रिमेन्स जैसे है वैसे ही रहेगी अगर वो परमिसिबल लिमिट में है। द डेविएशंस मे बी सच विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड एंड बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, they may take necessary decisions by modifying the goals and standards. So it is both ways. अगर deviations within the permissible limit है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। the situation जैसी है वैसी रहेगी, क्योंकि आप सोचते थे कि up to 2% तक अगर deviation आती है तो it is okay to us. सो 2% डेविएशन, 2% से नीचे डेविएशन आई है, सो इट इज़ ओके टू यू। लेकिन अगर डेविएशन 2% से इंक्रीज हो जाएगी, देन द मैनेजमेंट विल टेक एन एक्शन। सो अगर डेविएशन मान लो 2.5% हो जाती है, द मैनेजमेंट हैज़ टू टेक एन एक्शन, ताकि चाहे वो गोल्स को, चाहे स्टैंडर्ड्स को वो सेट करें, रीसेट करें। नेक्स्ट सर, मैनेजमेंट कंट्रोल तो ज़रूरी है, लेकिन कैसे करें? तो दो मेथड्स हैं। सबसे पहला ट्रेडिशनल पर्सनल ऑब्जर्वेशन, खुद जाके चेक करो, पर्सनल ऑब्जर्वेशन ऑन द एम्प्लॉय, साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ेगा और वो परफॉर्म बेटर करेगा। स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, सो सेंसस मेथड, राइट, सैम्पल मेथड, सो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, चार्ट्स में, ग्राफ्स में, टेबल्स में, ये मैनेजर्स को अनेबल करेगा कि वो इंटरप्रेट करें और कंपैरिजन करें खुद। ब्रेक इवन एनालिसिस, अब ब्रेक इवन एनालिसिस क्या? सो इसको हम ब्रेक इवन एनालिसिस बोलते हैं, राइट। जो भी हमारा लेवल ऑफ ऑपरेशन होगा, जहाँ पे टोटल रेवेन्यू या जो टोटल सेल्स है वो इक्वल टू टोटल कॉस्ट होगा। सो सेल से क्या आता है? सेल से हमें रेवेन्यू आता है ना। सो जहाँ पे मेरा रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट होगा, उसको मैं ब्रेक इवन पॉइंट बोलूँगा, राइट। इस पॉइंट पे सेल्स वॉल्यूम, द फर्म मेक्स नो प्रॉफिट और नो लॉस। ओके, जैसे ये इसने चार्ट बनाया हुआ है, दिस इज माई टोटल सेल्स एंड दिस इज माई टोटल कॉस्ट, ये जहाँ पे मीट कर रहे हैं। सो लेट मी मेक अ चार्ट अगेन, इट इज दिस इज माई सेल्स एंड दिस इज माई कॉस्ट, सेल्स कॉस्ट, ये जहाँ मीट कर रहे हैं, दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट। इसके नीचे लॉस है, इसके ऊपर ये सारा प्रॉफिट है। ओके, नेक्स्ट इज बजटरी कंट्रोल।
अब हम बजट्स बना के भी कंट्रोल करते हैं। अगर मैंने किसी अपने डिपार्टमेंट को ये बोल दिया कि आपको मैंने 1 लाख रुपीज़ का बजट एनुअली दिया, अब वो 1 लाख रुपीज़ का कॉन्स्ट्रेंट हो गया उसके लिए कि वो उससे ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते पूरे ईयर में, राइट। सो ये भी एक मैनेजमेंट कंट्रोल की टेक्निक है। सो इट इज टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ बजट्स के साथ। इट इन्वॉल्व द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द बजटरी स्टैंडर्ड्स के साथ। इन केस ऑफ डेविएशंस द फर्म कैन टेक नेसेसरी करेक्टिव एक्शंस। सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, ये सब उसी का ही पार्ट है। द मॉडर्न टेक्निक्स क्या कहती हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फर्स्ट। सो अगर आपको याद हो, ये मॉडर्न टेक्निक्स वो हैं जो हमने अकाउंट्स में बुक नंबर 3 विच इज़ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेशियोज एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये वो सारी टेक्निक्स हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI, EBIT ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज प्रॉपरली यूटिलाइज्ड और नॉट, इससे हमें पता लगता है, इससे हमें रीजनल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिल जाता है। रेशियो एनालिसिस, सो ये सिंपल टेक्निक है, ये एनालाइज एंड इंटरप्रेट करती है डेटा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिया हुआ है, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट में दिया हुआ है या P&L अकाउंट में दिया हुआ है, ये उसको एनालाइज करती है। इट्स अ रेशियो इज एन अर्थमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन 2 फिगर्स के बीच में ये अर्थमेटिक रिलेशनशिप है। कॉमनली यूज्ड अकाउंटिंग रेशियोज कौन सी हैं? लिक्विड रेशियो, इट इज यूज्ड टू असर्टेन द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। सो लिक्विड, कितनी जल्दी आप एसेट को कैश में कन्वर्ट करते हो, लिक्विड। It shows the ability of the business to meet its short-term obligations in time. So short-term obligations यानी कि आपके पास कितने assets हैं जो आपके current liabilities को pay करते हैं। Current ratio and liquid ratio are the examples of liquidity ratio. Solvency ratio long-term ratios होती हैं, long-term solvency को बताती हैं, यानी कि आप long-term liabilities को pay off कर पाओगे कि नहीं। So long-term solvency refers to the ability to meet all liabilities in the event of liquidation. Debt equity ratio, capital gearing ratio, proprietary ratio, ये long-term ratios हैं। Profitability ratio जो हमें profits बताती है, it is calculated to know the profitability in relation to the sales या जो भी हमने पैसा लगाया, capital employed in the business. For example, gross profit ratio, net profit ratio, return on capital employed, return on equity capital ratio, ये सब modern techniques का part है। रेशोज के बाद आती है टर्नओवर रेशो, कितनी जल्दी आप अपने स्टॉक को कैश में कन्वर्ट कर लेते हो, आपके डेटर्स कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट होते हैं, क्रेडिटर्स कितनी जल्दी कैश डिमांड करते हैं, दैट इज टर्नओवर रेशो। आप कितनी जल्दी क्रेडिटर्स को कैश पे ऑफ कर देते हो। सो इट रिफ्लेक्ट द स्पीड एट विच रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड इन अफेक्टिंग सेल्स के लिए। हायर टर्नओवर रेशो मीन्स efficient use of resources, stock turnover ratio, debtors turnover ratio, creditors, working capital turnover ratio। working capital क्या होती है? current assets minus current liabilities, कितनी जल्दी current asset current liability में working capital निकलती है, right। responsibility accounting, so in this different sections or departments in the organization are taken as responsibility centers। कोई भी एक डिपार्टमेंट होगा, हम उसको responsibility center बना देंगे, उसको बोलेंगे कि ये काम करना आपकी responsibility है, right। the person in charge of center is responsible for achieving the targets fixed। so responsibility centers या तो cost center होगा या revenue center होगा, profit center होगा या investment center होगा। cost center कौन सा होता है? ये एक लोकेशन है, एक पर्सन हो सकता है, एक डिपार्टमेंट हो सकता है या कोई इक्विपमेंट भी हो सकता है, फॉर विच दी कॉस्ट हम असर्टेन करेंगे अलग से। जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज ट्रीटेड एज कॉस्ट सेंटर। रेवेन्यू सेंटर, अ सेगमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्निंग द रेवेन्यू, उसको हम रेवेन्यू सेंटर बोलते हैं। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज अ रेवेन्यू सेंटर। प्रॉफिट सेंटर, it is a segment of activity of an organization which is responsible for making profits। so segment of activity है वो organization का जो responsible है profit making के लिए। it is a center responsible for both revenue and cost and thereby profit for a particular activity के लिए profit का काम करती है। investment center, the investment is separately calculated and return on investment is taken as the basis for evaluating the performance of that center। okay, fourth point is management audit। management audit करती है, it is necessary to evaluate the efficiency of management। कैसे? to ascertain whether जो performance of management है वो expected results पे, expected lines पे है भी या नहीं। so management audit reveals, क्या reveal करता है वो? achievement of the management against the expected performance
एंड दी वीकनेसेस आर पॉइंटेड आउट। सो जो भी उसकी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है उसके अगेंस्ट कैसे काम करना है और उसकी वीकनेसेस उसी से पॉइंट आउट होती हैं। PERT एंड दी CPM, प्रोग्राम एवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक्स, PERT टेक्निक्स, ये यूएस नेवी ने डेवलप किया था। क्रिटिकल पॉइंट मेथड, ये J. कैली, रेमिंगटन, R एंड M. R. वॉकर ऑफ डूपॉन्ट, इन्होंने डिवाइस किया था। इट इज़ एन नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक है ये, विच इज़ यूज टू डिटर्मिन द टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सो ये क्या पता करता है, ये बताता है वो टाइम पीरियड जो लगेगा किसी भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को कंप्लीट करने में, ये उसके बारे में बताता है। बोथ आर यूज्ड फॉर प्लानिंग, स्केड्यूलिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स। चाहे वो PERT हो, प्रोग्राम एवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, चाहे वो CPM हो, दोनों क्या हम किस लिए यूज़ करते हैं? प्लानिंग के लिए, शेड्यूलिंग, क्या शेड्यूल रहेगा। फॉर एग्जांपल मल्टीपल, ये जैसे प्रोडक्ट्स बने हैं ना, तो यहाँ से आपने शुरू किया, यहाँ पहुँच गए, और ये दो चीज़ें हो सकती हैं। अब जो फंक्शन D है ना, वो फंक्शन A के बाद शुरू होगा। सो यानी कि 3 हफ्ते इसको लगेंगे, फिर 2 हफ्ते इसको लगेंगे, इस तरफ इस तरफ। C के बाद F ही हो सकता है, C के बाद E नहीं हो सकता। E के लिए B से जाना पड़ेगा, E G, तो F के थ्रू आप फिनिश हो जाओगे, या यहाँ अगर आपने ये किया तो B E G फिर फिनिश हो जाओगे। यानी कि इस काम को करने में आपके 4 और 2 6 और 1 7 हफ्ते लगेंगे। इस काम के लिए 3 2 5 और 1 6 हफ्ते लगेंगे। सो दिस इज़ शॉर्टर एंड 1 वीक इज़ D में अगर आप जाते हो। अगर आप D के थ्रू नहीं जाते, स्ट्रेट जाते हो, तो A से C में, राइट। सो इससे काफ़ी कॉम्प्लेक्स, अलग अलग, डाइवर्स एंड इंटररिलेटेड एक्टिविटीज़ को हम डिफाइन कर पाते हैं। दीज टेक्निक्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एरियाज लाइक शिप बिल्डिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स के लिए, डैम्स, टनल्स, हाईवेज, पावर प्लांट्स, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर, राइट। सो इन सब कामों में ये टेक्निक्स यूज होती हैं। लास्ट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होती है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट्स द मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और सपोर्ट करती है मैनेजमेंट को, कैसे? फॉर टेकिंग द इफेक्टिव डिसीजंस। सिंस द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड एट द राइट टाइम पे, डेटा और इन्फॉर्मेशन दोनों प्रोवाइड होती है, मैनेजर्स कैन टेक एप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शन इन केस ऑफ डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स फिक्स्ड। सो ये मैनेजर्स के ऊपर है, वो एप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शन कैसे लेते हैं, डेविएशन से कैसे अगर हट गए हैं, स्टैंडर्ड फिक्स जो किए थे उसमें से डेविएशन से अगर हट गए हैं, तो वो कैसे डिसीजन, राइट डिसीजन लेते हैं, राइट, कैसे करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। दीज आर द मॉडर्न टेक्निक्स। अर्लियर वी टॉक्ड अबाउट द ट्रेडिशनल वंस। दैट्स इट ऑन द चैप्टर ऑफ कंट्रोलिंग फ्रॉम माई साइड। आपको इसमें कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। टेक केयर, गुड बाय।